मुस्लिम है या कोई यादव है तो उसके लिए भाजपा में सियासत करना मुश्किल हो सकता है। भाजपा में ऐसा कुछ, ऐसा जो सोचता है वो तुच्छ विचार। यूपी में यादव भाजपा को वोट दे रहा है, भाजपा में भी देते हैं। आपको कभी नहीं लगा कि अगर मैं समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करूं उसका ज्यादा, उन संपर्कों का ज्यादा फायदा मिलेगा? सारे यादव जनसंख्या, हम लोग कभी विचलित नहीं, हम कोई जाति के लिए काम करते हैं। पर ये कितना अजीब नहीं है कि जो व्यक्ति पास मांग रहा था शपथ ग्रहण के कार्यक्रम का, थोड़ी देर में वो जाकर शपथ ले रहा है। लेकिन मुझे कल्पना नहीं थी कि मुझे पार्टी इतने ऊपर ले जाकर खड़ा करेगी। 27 में भी क्या ऐसा ही प्रतिनिधि जितनी संख्या दिखती है, क्या इस समाज को भाजपा में मिलता दिखाई देगा? 20 करोड़ से ज्यादा राशि मैंने दी है। मुस्लिम भी है, यादव भी है। आपको कभी गुस्सा आता है? गुस्सा तो कोई अभी गलत काम होता तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत आता है। सपा का राज आ जाएगा, फिर वो धीरे से बताते हैं कि गुंडई आ जाएगी, फिर वो कई बार बोल जाते हैं यादवों का राज आ जाएगा। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो अराजकता, जमीनों जायदादों पर कब्जा। एक आरोप वो आजकल जो खूब लगाते हैं, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसके आसपास हुए बीते दिनों में एनकाउंटरों को लेकर, उन्होंने कहा कि व्यक्ति चूंकि इस समाज से आता था, व्यक्ति चूंकि यादव था, इसलिए उसके साथ इस तरीके की कार्रवाई हुई है। गलत बता रहा हूँ। हमारे जौनपुर में भी 2 एनकाउंटर, एक सचिन सिंह का मनिया और एक पैजाराम कृपा से प्रिंस का हुआ। गिरीश जी का पसंदीदा खेल कौन सा है? एक चुनना हो तो बैडमिंटन खेल सकते। जो अखाड़े की चुनौती अपने समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक को दी थी, वो अखाड़ा वो तो लड़ना चाहेंगे तो मुझसे तैयार है। आज भी तैयार है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सवाल जवाब का दौर था और अचानक से सरकार के एक मंत्री उठते हैं और कहते हैं कि अगर किसी को किसी बात का शक है तो आओ इस अखाड़े में हम 2-2 हाथ करने को भी तैयार हैं। इस पूरे वाक्य में अखाड़े का अर्थ 2 बातों से लिया जाता है। एक तो वो अखाड़ा जहां पर आप अपनी पहलवानी का कौशल दिखाते हैं, और दूसरा वो अखाड़ा जिसे हम तमाम पत्रकार राजनीति का अखाड़ा बोलते हैं। इन दोनों ही अखाड़ों में जौनपुर की मिट्टी से निकलकर आज उत्तर प्रदेश की सियासत में और इन अखाड़ों में भी अपना कौशल दिखाने वाले, इन अखाड़ों के कौशल को चमकाने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी अमर उजाला पर आज हमारे बीच में मौजूद हैं। और गिरीश जी, मैंने जिस वाक्य का जिक्र किया आपको बखूबी याद है, समाजवादी पार्टी का एक सवाल और उसके जवाब में आपने जो कहा, हमको लगा आज बातचीत उसी किस्से से शुरू की जाए। तो सबसे पहले तो अमर उजाला के इस पॉडकास्ट पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। साइंस का विद्यार्थी पॉलिटिक्स में आ जाए एक ऐसे जिले से जहां पर ढेर सारे घराने प्रभावी हो राजनीति में, कैसे मुमकिन हुआ? मतलब कौन सी ऐसी केमिस्ट्री थी जो आपको इस ओर ले आई? देखिए, मैं शुरू से जब विद्यार्थी था, विद्यार्थी के समय रहते हुए भी हम जो हमारी विद्यार्थी परिषद की विंग थी, मैं उससे जुड़ा हुआ था और उसके साथ संघ के भी संपर्क में मैं रहा, शाखाओं में भी मेरा आना जाना रहता था। तो लगातार जो राजनीतिक क्षेत्र का भी हम अगर कहें तो मैं पढ़ाई के बाद, जब हमारी पढ़ाई पूरी हुई और पूरी होने के बाद जो पूर्ण रूप से राजनीति में आया, वैसे लगातार मैं 92 से लगातार सक्रिय था इन गतिविधियों में। संघ की गतिविधियों में, शाखाओं में जाना, कोई कार्यक्रम होता था उसमें जाना आना, विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यक्रम होता था, अधिवेशन होते थे या अन्य प्रकार के कोई कार्यक्रम होते थे, सदस्यता का अभियान चलता था, उसमें भी आना जाना मेरा रहता था। लेकिन पढ़ाई के बाद जो पूरी जब हो गई हमारी 98 में, और 98 में पढ़ाई के बाद मैं पूरी रूप से वर्कर के रूप में काम करना प्रारंभ किया। मैं अपने जो हमारा विकास खंड बोलता है, जहाँ हमारा घर पड़ता है, मैं उस करंजा कला ब्लॉक का, पहले हमारे यहाँ संगठन में ब्लॉक स्तर का ही, तो युवा मोर्चा का मैं महामंत्री। फिर इसके बाद मैं महामंत्री बनने के बाद मैं जिला कार्य समिति के सदस्य बना। फिर मैं जिले का भी पदाधिकारी 2 बार, जिला मंत्री 2 बार रहा, 2 बार जिले का उपाध्यक्ष रहा, 2 बार जिला महामंत्री के रूप में भी। 2000 में मैं जिला पंचायत का चुनाव करा। उस समय मेरे मन में भाव आया कि मुझे भी चुनाव जिला पंचायत का लड़ना चाहिए, तो मैं पार्टी की ओर से अधिकृत उम्मीदवार के रूप में घोषित हुआ। वार्ड नंबर 4 था, जिला पंचायत का चुनाव किया। और जब मैं लड़ना प्रारंभ किया तो वहां बहुत दिग्गज लोग आए, और कई लोग तो कहते थे कि आप कैसे लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं,
आपको अभी नहीं लड़ना चाहिए, आपकी उम्र बहुत है, ऐसे लोग करें। लेकिन मैंने कहा पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना दिया तो मैं चुनाव अब लड़ूं। तो मैं चुनाव लड़ा। मैं लगभग 620 वोटों से चुनाव जीत गया और सन 2000 में मैं जिला पंचायत का सदस्य निर्वाचित हो गया पार्टी की ओर से। इसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसमें मैं पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार उनके साथ पूरी मजबूती के साथ, जैसा आप जानते हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में किस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन फिर भी लोग बताते हैं कि विधायकी सांसदी का चुनाव जीतना ज्यादा आसान है, जिला पंचायती का प्रधानी का चुनाव जीतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो है उस अध्यक्ष काल के चुनाव में मैं बहुत मजबूती के साथ अपनी पार्टी के उम्मीदवार के साथ, जब हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार थे कमजोर, पैसे से कम, वो आप जानते हैं कि चुनाव में किस तरह की परिस्थितियां होती, लेकिन फिर भी हम उनके साथ मजबूती के साथ, और मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति रहा कि जो पार्टी के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा, लड़े आपने चुनाव, उनके साथ में खड़ा। चुनाव यद्यप जिला पंचायत अध्यक्ष का हम लोग हार, लेकिन फिर भी 5 सालों के बीच हमने जो काम किया, जो एक जिले स्तर की जो हाउस थी, उस हाउस में हम अपने प्रेजेंटेशन को जिस तरह से प्रस्तुत किया, अपने क्षेत्र को लेकर, विकास को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उजागर करना। और मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं उस समय भी 2000 में प्रश्न आवर का करता था, मैं वहां भी प्रश्न लगाता था कि मेरे प्रश्नों का जवाब आना चाहिए। क्या ये प्रैक्टिस थी, ये प्रैक्टिस कर रहे थे आप कि मुझे इससे बड़े सदन में जाने से सवाल वकालत भी किया था, इसलिए मैंने आपसे बताना चाहता हूँ 95 से लेके 98 मैंने लाख कर लिया, तो वकालत भी किया था। गिरीश जी एक बात बताइए, एक ऐसी फैमिली में, एक ऐसे परिवार में जो मिडिल क्लास फैमिली हो, आज अगर उठकर मैं अपने पिताजी से कहूं, आज से कुछ साल पहले तक जब हम पढ़ के निकले थे कि राजनीति करनी है, तो राजनीति करने मिलती नहीं मिलती, घर से बाहर जरूर निकाले जाते। उस मिडिल क्लास फैमिली में एक स्टूडेंट जो साइंस का स्टूडेंट हो, लॉ कर लिया हो, कैसे लोगों ने या घर वालों ने राजनीति में आने दिया? मतलब उन्होंने नहीं कहा कि अच्छी खासी आपकी पढ़ाई चल रही, भैया आगे बढ़ो? प्रतिबंध नहीं रहा, कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं रहा, क्योंकि हमारे परिवार का भी जनसंघ और से बहुत पुराना नाता था। हमारे यहाँ राजा साहब जौनपुर थे, हमारे बाबा जो थे अच्छे समय, और राजनीतिक क्षेत्र में भी वो काफी रुचि रखते थे, तो कभी भी हमें प्रतिबंध नहीं। एक बात ऐसा अवसर जरूर है कि मैं लॉ कंप्लीट करने के बाद जब वकालत नहीं करते थे तो पिताजी थोड़ा सा मुझसे नाराज हुए, वकालत ना करने के कारण। हाँ, न करने का, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस करना चाहिए और आप उस काम को भी करो, इस काम को भी। तो उनके भावनाओं का मैं आदर करते हुए मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट। आपने जो पूरी यात्रा बताई और जितना उत्तर प्रदेश की सियासत को हम समझते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बात मानी जाती है, खासतौर पर जिस दौर में आप राजनीति में आए हैं, ताकत में जो पार्टियां थी उनमें से समाजवादी पार्टी एक थी। स्वाभाविक रूप से जब आप पूरा नाम लिखते हैं, क्योंकि ये एक परसेप्शन है जो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का यादवों से एक जुड़ाव है, या यादव कम्युनिटी का, समाज का समाजवादी पार्टी के प्रति एक जुड़ाव है। ठीक है, आपने बताया परिवार में लोग जनसंघ के थे, पर आपको कभी नहीं लगा कि अगर मैं समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करूं तो जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं सोशली एक्टिव हूं, उसका ज्यादा, उन संपर्कों का ज्यादा फायदा मिलेगा, राजनीति में जल्दी आगे बढ़ूंगा? जहां तक आपने यादव का सवाल पैदा किया और समाजवादी पार्टी से नाता जोड़ने का प्रयास आपने किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत पहले सारे यादव जनसंघ जनसंघ को ही वोट करते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई, जनता दल बना, फिर समाजवादी पार्टी बनी, उसके पहले बीकेटी बनी। इन परिस्थितियों के कारण से लोग टूटे, लेकिन हम लोग कभी विचलित नहीं, हम संघ के साथ थे तो संघ के साथ। फिर समाज ने कभी आपको नहीं कहा कि वहां जुड़ जाइए? समाज के लोग, हम तो देश के लिए काम करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं, हम कोई जाति के लिए काम नहीं करते। हमारे लिए जाति नहीं हुआ बन जाता, हमारे लिए देश बड़ा है। गिरीश जी, जब आप देश और समाज के लिए हम लोग हर समय सब तत्पर रहते हैं और काम करते हैं। जब एक पॉलिटिकल शख्सियत के तौर पर आप समाजवादी पार्टी का विरोध करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ स्थानीय स्तर पर, क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं, जौनपुर और उसके आसपास का पूरा इलाका सपा के ठीक ठाक प्रभुत्व के लोगों का गढ़ रहा है, तो कभी ऐसे विरोध का सामना, कभी शामिल हो जाओ वाला प्रलोभन, वो तमाम चीजें? देखिए, मैं जिस सीट से चुनाव लड़ता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं,
सन 1969 में जंग बहादुर यादव जनसंघ से में जौनपुर के सीट। फिर 33 साल बाद हमारे जो राजनीतिक गुरु सुरेंद्र प्रताप सिंह, वो जीते थे सन 2000। फिर उसके बाद हम 2002 के बाद 7 आ गया, 7 में हार गए, 12 में भी हार गए। तो लगातार उस सीट से मतलब बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं पार्टी में टिकट पहले से भी मांगा था। जब मैं जिला पंचायत का सदस्य हो गया था तो 7 में भी मांगा था, 12 में, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। फिर भी हम लगातार काम करते थे। पार्टी जब मुझे उपयुक्त समझी तो टिकट दिया, और टिकट देने के बाद मैं जनता से जनादेश मांगा, जनता का समर्थन, मेरा आशीर्वाद मिला। और पार्टी ने तो मुझे ये अपेक्षा भी नहीं थी कि मैं मंत्री बनूंगा। और क्या सोचा था? मुझे टिकट मिल गया। टिकट मिलने के बाद तो जीतने की बात होती है, फिर जीत जाए किसी पर, माननीय हो गए उतना। लेकिन मुझे कल्पना नहीं थी कि मुझे पार्टी इतने ऊपर ले जाकर खड़ा करेगी। कब पता चला था कि मंत्री बनने वाले? मुझे तो पार्टी में तब पता चला जब मैं यहाँ खुद आया। 19 मार्च मुझे याद है डेट थी, और 19 मार्च को मैं अपने साथियों के साथ आया था। वो 19, 20, 25 लोग जो मेरे साथ आए थे, जो उनको मैं शपथ ग्रहण में ले जाने के लिए पास, फिर सोच रहा था कि उनको पास मिल जाए, उन लोग सबको वहां बैठा दूं जो हमारे साथ आए हुए। उनके लिए था तो मुझे कार्यालय पर, मैं अपने पार्टी के कार्यालय पर था। वहां महामंत्री जो हमारे थे उन लोगों से, विद्यासागर सोनकर जी थे, उनसे भी कहा, और सरस बिश्नोई जी थे, उनसे भी बात किया मैंने कि मुझे क्षेत्र के लोग आए हैं, उनके लिए पास वो करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं, बात करते हैं, फिर हो जाएगा। तो मैं वेट कर रहे थे। उसी समय मुझे किसने बताया? ये वहां से फोन आया, मानी माथुर का पुत्र, तब प्रभारी थे वो, उनका वो फोन माथुर आया कि आपको जो है। पर ये कितना अजीब नहीं है कि जो व्यक्ति पास मांग रहा था शपथ ग्रहण के कार्यक्रम का, थोड़ी देर में वो जाकर शपथ ले रहा था। उसी समय उन्होंने कहा कि मुझे आपको शपथ लेनी है, आप जाओ। तो आपने नहीं कहा कि मेरे वो पास भी दिला दीजिए, साथ में मेरे पास लोग आए हुए? मैंने उन लोगों से, वहां के चूंकि हमारे जौनपुर के ही थे माननीय विद्यासागर सोनकर, तो उनसे कहा कि यहाँ से लेके आप लोग जो है शपथ ग्रहण में आ जाओ। और मैं जो लोग आए होंगे शपथ ग्रहण देखने, उनका तो उत्साह और बढ़ गया होगा कि हम तो शपथ देखने आए थे, तो दिलाने आ गए। स्वाभाविक बात है, तो लोगों को रहता है, उत्साह बढ़ता है। जी एक चीज जो, क्योंकि आपने कह दिया इसका जिक्र, जौनपुर में जब हम लोगों से बात करते हैं, कई लोग बताते हैं कि आपने कहा आपके राजनीतिक गुरु, कई लोग बताते हैं कि गुरु गुरु रह गए, चेला गुड़ हो गया। ऐसा जो राजनीतिक उपलब्धि आपकी हुई, मैं बता, वो राजनीति के बहुत ही पुराने, और उनसे ही हम लोगों ने सीखा है। राजनीति में जो शुचिता और पारदर्शिता और जो काम करने का एक भाव, जनता के प्रति प्रेम और सद्भाव होता है, उनसे हम लोगों ने सीखा। और उनका त्याग भी हम लोग देखते हैं कि बहुत कम उम्र में 21 महीने जेल में, पर जो सफलता तिलकधारी महाविद्यालय के सन 74 में वो 73 में उपाध्यक्ष, 74 में अध्यक्ष हो गए। और उनका जो जनता के प्रति कमिटमेंट रहता था कि जनता का ये काम होना चाहिए, उनसे ही हम लोगों ने सीखा कि वो विधायक न रहते हुए बिजली का विद्युतीकरण कराना, विधायक न रहते हुए सरकार चूंकि अपनी थी उस समय, तो वो हैंडपंप का लगवाना, उनसे हम लोग सीखते कैसे काम। तो राजनीति में उनका बहुत बड़ा अनुभव है, और मेरे राजनीतिक कद में आज यहाँ तक पहुंचने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान। अभी तक मैंने कागज खुले नहीं जो मैंने सवाल तैयार किए थे, और मुझे लगा सहज बातचीत यही होती है कि बहुत सवालों को ढूंढना ना पड़े। पर फिर भी एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूं, जिस पर बात निकली है, भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति जो कि उस तबके से आता है जो कि पिछड़ा समुदाय है, और वो अपने नाम के आगे यादव लिखता है, क्या इस पूरे नाम के साथ भाजपा में सियासत करना थोड़ा मुश्किल होता है? नहीं, ऐसा भाजपा में ऐसा कुछ नहीं। बाहर बैठकर ये लगता है ना कि अगर कोई मुस्लिम है या कोई यादव है तो उसके लिए भाजपा में सियासत करना मुश्किल हो सकता है। तो आप अंदर का थोड़ा बता दीजिए, आप सिर्फ नहीं बोल रहे तो जवाब नहीं आ पाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा जो सोचता है वो तुच्छ विचार। तो क्या होता है आप मुझे बताओ, देश भर में आज राजस्थान का यादव कहाँ वोट दे रहा,
मध्य प्रदेश का यादव कहाँ वोट दे रहा है? आप बिहार का उदाहरण देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का देना चाहते हैं। ये दो परिवारों ने ये अपने परिवार की राजनीतिक वोटी सेट करने के लिए ये जाति का वो देकर जो है प्रलोभन देकर उसको अपने प्रस्तुत खींचने का प्रयास किया। लेकिन देश में अगर पूरा रेशियो देखेंगे तो भाजपा के साथ है सब। यूपी में यादव भाजपा को वोट दे रहा है, भाजपा में भी देते हैं, भाजपा में भी देता है, देते हैं। और बीजेपी के साथ पहले मैंने आपसे बताया कि संघ के समय जो जनसंघ पार्टी थी तो सब सपा के उद्भव के बाद चीजें बदली। मैं सब यादव जो है बीजेपी जनसंघ के साथ। तो ये ऐसा कहना कि उसमें बड़ा कठिन है, ऐसा नहीं। आज अगर केंद्र की राजनीति की अगर हम बात करें तो केंद्र में तो 4 यादव मिनिस्टर बैठे हुए, भूपेंद्र यादव जी बैठे, अन्नपूर्णा जी बैठी, इंद्रजीत राव जी बैठे, नित्यानंद जी बैठे हुए, बैठे कि नहीं बैठे? आज मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने बैठे हुए। तो पहले यही समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं इसलिए यादव जो है यहाँ सा, तो आप तो मुख्यमंत्री बना दिए। नहीं बताइए, जब आपने इशारा कर दिया और मैं पत्रकार हूं, अब ये पूछे बिना नहीं रह पाऊंगा 27 में भी क्या ऐसा ही प्रतिनिधि जितनी संख्या दिखती है, क्या इस समाज को भाजपा में मिलता दिखाई देगा? निश्चित दिखाई पड़ेगा। देखिए भाजपा में अब इसलिए दिखाई पड़ेगा, मैं उसका कारण भी बताऊं। अगर हम किसान की बात करें तो हर किसान को किसान सम्मान निधि मिलती, चाहे वो यादव हो चाहे वो मुस्लिम हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को लाभ मिल रहा है और हर प्रकार की आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है। आज बिना भेदभाव के मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी हम लोग पैसा का, मेरी आपको सूची में दिखाऊं, 20 करोड़ से ज्यादा राशि मैंने दिलवाई। और आप देख लीजिए उसमें चाहे मुस्लिम भी है, यादव भी है, सभी जाति के लोग जिनको जरूरत है उन सबको दिलाते हैं। आपको कभी गुस्सा आता है? गुस्सा तो कोई कभी गलत काम होता तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत आता ही। नहीं, मैं इसलिए ये सवाल पूछने आता था, मैं पहले समझ लेना चाहता था कि एक तो बगल में बैठा हूं तो पता चल जाए कितना आता है और कितना नहीं आता है। खैर आपने मुस्कुरा के जवाब दिया तो ये मान सकता हूं कि गलत बातों पर गुस्सा आएगा, अच्छे सवालों पर मुस्कुराहट। जब आपकी पार्टी का ही कोई नेता ये बोलता है कि अगर हम चुनाव हारेंगे और दूसरी पार्टी जीत जाएगी तो सपा का राज आ जाएगा, फिर वो धीरे से बताते हैं कि गुंडई आ जाएगी, फिर वो कई बार बोल जाते हैं यादवों का राज आ जाएगा। ऐसे नेता जो अपनी पार्टी में बोलते हैं। हाँ। इसको स्पष्ट आपको बताता हूँ। समाजवादी कभी डांटे आप अपने किसी नेता को कि मत बोलो? समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो अराजकता, लूट खसोट होती है, जमीनों जायदादों पर कब्जा, ये जो उनकी अराजकता है इससे लोग भयभीत। और उनके जो लोग इस काम को करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं, तो पीड़ित को न्याय भी नहीं मिलता। तो ये परफॉर्मेंस बदला। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है पीड़ित जो भी हो उसको न्याय मिल रहा है, उसको न्याय मिल रहा है और उसको हर प्रकार की सुविधा भी मिल रही है। आज हम अगर बात करें तो हर क्षेत्र में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही उसका लोगों को लाभ मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में विकास की दस, अगर समाजवादी पार्टी जो बात को विकास को कहती है, उन्होंने 1 एक्सप्रेसवे बनाया और 22 एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं। पर एक आरोप वो आजकल जो खूब लगाते हैं, एक पीडीए का नारा आपने सुना होगा, दूसरा वो कहते हैं और कई सारी घटनाओं का उदाहरण देकर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसके आसपास हुए बीते दिनों में एनकाउंटरों को लेकर उन्होंने कहा कि व्यक्ति चूंकि इस समाज से आता था, व्यक्ति चूंकि यादव था, व्यक्ति चूंकि पिछड़ा था, व्यक्ति चूंकि पीडीए से आता था, सिर्फ इसलिए उसके साथ इस तरीके की कार्रवाई हुई है। गलत बता रहे हैं हमारे यहाँ। हम गलत बता रहे हैं कि आरोप गलत? नहीं, वो आरोप गलत है, उनका आरोप गलत है। हमारे जौनपुर में भी 2 एनकाउंटर हुए, एक सचिन सिंह का मनिया में और एक बैजाराम कृपा से प्रिंस का हुआ, वही छत्तीसगढ़ से। योगी जी की सरकार 0 टॉलरेंस के नीति पर काम कर रही है। अब अपराधी कोई भी हो, किसी भी जात को, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये आरोप लगाना गलत है, किसी जात से अपराधी को जोड़ देना ये आरोप गलत। मैं विषय थोड़ा बदलता हूँ क्योंकि हमने कहा था पॉडकास्ट से हर विषय पर बात करेंगे। कई बार बतौर मंत्री कई सारे मंचों पर आपको देखा है, एक पत्रकार के तौर पर एक केमिस्ट्री दिखाई देती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गिरिशन यादव में। कम दिखाई देती है लेकिन दिखाई देती है कि कई बार मुस्कुराहट होती है। वो मंच पर ना माइक पर चूंकि मुस्कुराहट होती नहीं तो हमको वजह नहीं समझ आती, तो कई बार आप कुछ बताते हैं कि तो
मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा देते हैं, कई बार मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा कर कुछ बोलते हैं, आप समझ जाते हैं। क्या होता है वो जो हम लोगों को सुनाई नहीं देता है? देखिए, उस समय परिस्थितियां ऐसी होती है, किसी बात को लेकर चर्चा होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं तो उस पर हम लोग जो है, हम भी खुश हो जाएंगे अगर आप बता देंगे कि वो क्या हंसी खुशी की बात होती पूछते हैं, बात बताते हैं तो वो हम लोग भी करते हैं। और हम लोगों का तो सौभाग्य अच्छा है कि उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है और हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। उस तमाम बुलडोजर चलने के कारण, उन तमाम एनकाउंटर होने के कारण एक सार्वजनिक छवि ये है कि वो बड़े सख्त प्रशासक हैं। बिल्कुल, ये तो सही। और जब आप मीटिंग में बैठते हैं, क्या वो हमेशा सख्त होते हैं? नहीं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में बैठते हैं, मंत्रियों के समूह के साथ बैठे हैं, तो सबको उनके काम के प्रति सजगता के साथ कहते हैं कि हमारी जवाबदेही, जनता के प्रति जवाबदेही, हमको जिस विभाग के हम मंत्री हैं उस विभाग का काम का परफॉर्मेंस अच्छा हो और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर हम लोग खरा उतरे, ये हर समय वो कहते रहते हैं। और उसका ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो है परफॉर्मेंस बदला है, विकास की गति बढ़ी है हर क्षेत्र में, और चाहे जो भी विभाग हो अच्छा काम कर रहा है। आप कल्पना करिए, कभी हम लोग जब मंत्री नहीं थे, 12 से 17 की मैं बात को कल्पना करूं, मैं महामंत्री के रूप में, उस समय हम लोगों से गांव में जाते थे, राशन कार्ड बनवाने के लिए लोग लाइन लगाए कि साहब मेरा किसी तरह से बनवा दीजिए। हम लोग किसी को फोन करते थे, वीडियो को फोन करते थे, सप्लाई इंस्पेक्टर को, एसडीएम को फोन करते थे, भाई बना दो, क्या दिक्कत है? बोलते थे साहब रोक लगी है, और रोक हटेगी तभी बन पाएगा। लेकिन आज वो उसका परफॉर्मेंस चलेगा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार, हम लोग गाँव में जाते हैं, चौपाल लगाते हैं तो पूछते हैं कि किसी का राशन कार्ड बचा है बना, तो कोई नहीं हाथ उठाता। तो करने को काम क्या बचा अगर सब हो गया तो? बहुत, मतलब ये राशन कार्ड की मैं एक उदाहरण, एक स्कीम की आपको मैंने आज गांव में जाइए तो आयुष्मान भारत का जो योजना का लाभ मिले, एक एक गांव में 400, 500, 600 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड। तो अगर 500 बात अगर हम करते हैं या 400 की बात करें, पूरे 5 लाख करिए, कितना हो? 20 करोड़। सीएम एक मंत्रिमंडल का कैप्टन होता है, एक तरीके से वो आप लोगों के कप्तान हैं, या आप लोग कहते हैं कि उनकी अगुवाई में काम हो रहा है। कोई ऐसी सीख जो आपको आपके कैप्टन से मिली और आपको याद रही? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काम करने के प्रति उनका एक तरह से कहा जाए कि जो समर्पण है वो अद्भुत है। वो हर बात कहते हैं जनता को परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, जनता इस बात को महसूस करे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। और जब भी मीटिंग बैठक में करते हैं तो ये बात को कहते रहते इसका वो, और क्योंकि जनता भी आकलन करती है, जैसा कहना रहता है कि जनता आकलन करती है, हमको अपनी कसौटी पर खरा उतरना। मैं वापस उन्हीं मंचों पर आ जाता हूं जहां मैंने आपको बतौर खेल मंत्री देखा, जब खिलाड़ियों से मिलते हैं और खासतौर पर जब वो युवा बालिकाओं से मिलते हैं तो वो ज्यादा खुश दिखाई देते हैं कि नहीं। वो एक दो बार मैंने देखा कि मंच पर उन्होंने उदाहरण भी दिया कि अगर ये निकल गई हैं, ये सक्षम हो गई हैं, सशक्त हो गई हैं, तो फिर पूरा समाज, पूरा गांव अपने आप हो जाएगा। उस भूमिका पर अब मैं आता हूं बतौर खेल मंत्री। एक चीज सर, हम लोग जब खेलों की बात करते हैं भारत में, इस देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। लेकिन जब हम कॉमनवेल्थ की लिस्ट देखते हैं, जब हम एशियन खेलों की लिस्ट देखते हैं, तो हम सबसे बड़े राज्य बनकर क्यों नहीं उभरते? फिर हमको दिखाई देता है हरियाणा, फिर हमको दिखाई देता है पंजाब, फिर हमको दिखाई देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं चीजें नहीं बदली, पर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे वो आधा गिलास खाली एक पत्रकार के तौर पर अभी भी दिखाई दे रहा है कि संभावनाएं बहुत हैं। जहां इतनी जनसंख्या है वहां इतने खिलाड़ी क्यों नहीं निकल सकते? आपको मैं बताना चाहता हूं, हम लोग जब उत्तर प्रदेश की सरकार में आए और सरकार में आने के बाद ये विभाग बिना किसी नीति के चल रहा, क्या हाल था थोड़ा बता दीजिए। थी कि इस विभाग में कैसे कैसे होंगे, कुछ अपने निदेशालय के वो थे कि ये खेल होंगे, ऐसे प्रतिस्पर्धा होगी, बस इसके बाद। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई खेल नीति बनी, और उस खेल नीति में खिलाड़ी के हित के लिए, खिलाड़ी का कैसे हित होगा, खिलाड़ी हमारा कैसे निकल सकता, इसके दिशा में हम लोगों को काम करना पड़ा। और अगर हमारा खिलाड़ी, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके उत्साह के लिए, उनके लिए हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा ये भी किया कि जो ओलंपिक्स होंगे, पैरा ओलंपिक्स होंगे, एशियन गेम होंगे, कॉमनवेल्थ होंगे, विश्व चैंपियन, जो भी पदक जीत के आएंगे उनको हम पुरस्कार राशि भी देंगे और उनको सरकारी नौकरी भी देंगे। बिल्कुल।
तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, हमने 17 लोगों को अभी तक जो है जो पदक जीत के आए थे उनको सरकारी नौकरी दे दिया, और वो भी क्लास 2 के पद पर। जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा के थे, अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा के थे, उनको बाहर अच्छी नौकरियां, अगर सामान्य शब्दों में कि अच्छी नौकरियां, सम्मानजनक। मैं उदाहरण बताता हूँ, ललित उपाध्याय को डायरेक्ट हॉकी आपके खिलाड़ी डिप्टी एसपी बने जी, अर्जुन देशवाल को शर्मा, दीप्ति शर्मा को डायरेक्ट डिप्टी एसपी, राजकुमार पाल को डायरेक्ट डिप्टी एसपी बनाया। ये अब खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ा, और उनकी राशि की भी मैं चर्चा कर जी। जो ओलंपिक में थे 6 करोड़ रुपए, स्वर्ण पदक जीते, कांस्य पदक, रजत पदक, ऐसे 4 करोड़ 2 करोड़ इस राशि का भी इंतजाम किया। एशियन गेम में भी 3 करोड़ स्वर्ण पदक वाले को, और जो है कांस्य पदक, रजत पदक 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपए, मतलब ये राशि निर्धारित किया है कि जिससे हमारा खिलाड़ी जीते और जीत के आए तो उसको हम राशि दें। सरकार एक तरह से मैं इस बात को कह सकता हूँ, अब खिलाड़ियों में एक उत्साह हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव की बात करें तो हम लोग जब सरकार में आए थे तो बहुत, मुझे बताने में आपको कोई बुरी नहीं है, मेरे पास उत्तर प्रदेश में मात्र 1 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, और अब सब 10 तो बन गए, 10 पे बनाने जाते, 10 के लिए भी हम पैसा देंगे। मतलब 10 गुना काम आप बता रहे हैं हुआ अगर 1 से 10। ये आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। और इतने नहीं, आपको और चीजें बताना चाहता हूँ। आज अगर हम बात करें तो हम बड़े, आप सिगरा में, बनारस में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम रेडी हो रहा है, इंडोर स्टेडियम रेडी हो रहा है। हाँ, सिगरा का पुराना जो स्टेडियम था उसको अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, हाँ, उसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम अलग बना रहे, और अभी गोरखपुर में भी हम क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं 400 करोड़। तो आप दुगुना, देखने वाला बोलेगा कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बता दिया, मुख्यमंत्री जी का कार्य क्षेत्र बता दिया। नहीं, और मैं बता रहा हूँ, हम स्पोर्ट्स कॉलेज बना रहे, सहारनपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज बना रहे, हम फतेहपुर में बनाते हैं, हम इसके बाद वहाँ बलिया में बना रहे हैं, 3 और हम प्रस्तावित कर चुके हैं, जो है आगरा मंडल में और बरेली मंडल में और झांसी मंडल में, इन तीनों मंडल में बनाने के लिए इस बार कार्य योजना लेकर आए। चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, आप ये तो मानते हैं कि अपॉर्चुनिटी और चुनौतियां दोनों भी बहुत बड़ी हैं उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, जितनी जनसंख्या है या जितना क्षेत्रफल है, अगर काम नहीं हुआ मतलब वो चुनौती भी है और अवसर भी है। देखिए, मेरा प्रयास है कि अगर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है तो सबसे ज्यादा मेडल भी है, ये हमारी अपेक्षा है। हाँ। मैं एक और छोटी सी बात आपको यहीं ब्रेक करके रोकना चाहता हूँ। हम लोग जब सरकार में आए थे तो हम भी जानते थे कि 2% स्पोर्ट्स कोटा, और आपको भी शायद लगता रहा होगा, लेकिन स्पोर्ट्स विभाग ने खुद जारी किया था 2006 में। अब किसकी सरकार थी मैं दोष नहीं देना चाहता, सबको पता है, 2004 आपने बोल दिया, 2000 सबको समझ आता है 2004 किसकी सरकार, तो मुझे भी लगता था। और जब हमारे एसीएस नवनीत कुमार सहगल जी थे तो हमने पूछा भाई उसके प्रति कल्पना थी, तो कल्पना जी के समय इस बात को हम लोगों ने कहा कि कोटा का बंद है, कोटा का क्या है, तो बोली साहब वो स्पोर्ट्स विभाग, हमने कहा इसको संशोधन होना चाहिए। तो हम लोगों ने संशोधन किया, क्योंकि कार्मिक से जो जियो जारी होता है वही सभी विभागों पर पड़ता है, तो कार्मिक विभाग से 22 में जियो जारी, और उसका परिणाम आपको बताना चाहता हूँ कि परिणाम ये हुआ कि पुलिस विभाग ने, हमने सभी विभागों को पत्राचार किया कि हमारा जो 2% स्पोर्ट्स कोटा वो भरा जाना चाहिए। पुलिस विभाग ने पहले ही विज्ञापन की प्रक्रिया निकाली 534 कुशल खिलाड़ियों का, इसमें से 490 लगभग 490 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको जो है रोजगार दे दिया। वही मंच पर हम लोग नीचे रहकर देखें, अभी 640 पर कार्रवाई चल रही जी, वो विभिन्न प्रकार के गेहूं में पुलिस विभाग कर रही है, उसको भी अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी कर कमलों द्वारा उनको भी नियुक्ति देनी। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पहले गांव में लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बाप। अब ये परिभाषा बदली है, अब तो बताते हैं अच्छा खेलो मेडल जीतो करोड़पति हो जाओ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी खेलोगे कूदोगे तो भी मिलेगा रोजगार, इस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया। और अब हमारा ये प्रयास कि उसी खेल नीति में, जब मैं खेल नीति की चर्चा कर रहा था आपसे, उसी खेल नीति में हमने इस बात का प्राविजन भी किया है कि हम 5 एक्सीलेंट सेंटर बनाएंगे और 14 जो है हाई, मतलब 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएंगे, 14 एक्सीलेंट और एक्सीलेंट बनना को बेहतर सुविधा देगा, वर्ल्ड क्लास लेवल के खिलाड़ियों को सुविधा देंगे और उनको बेहतर सुविधा देंगे और बेहतर कोचेज उपलब्ध कराएंगे, जिससे उनकी प्रैक्टिस हो और वो खेल की दिशा में आगे बढ़ सकें। सर, भारत 2006 और एक इसी के साथ एक और जोड़ना चाहिए, जो हमारे ऐसे खिलाड़ी हुआ करते थे उनको खेलने के लिए कहीं जाना पड़ता था तो पैसे का अभाव रहता था, वो जाए नहीं पाते,
एसोसिएशन इत्यादि के लोग भी सहयोग नहीं करते तो हाँ। नहीं जाते थे, तो नहीं हमने जाते कई थे। खिलाड़ियों से तो उनके किस्से सुने माननीय कि वो ट्रेनों में मुख्यमंत्री सफर कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 काम किया है। हैं। एक तो ऐसे खिलाड़ियों की जो यात्रा करते थे, स्लीपर क्लासेस में व्यवस्था थी, उसको AC 3 टायर में किया। दूसरा, ऐसे खिलाड़ियों को उनको तैयारी की दृष्टि से कोचिंग करने के लिए भी और उनको पौष्टिक आहार खाने के लिए एकलव्य क्रीड़ा कोष का ये उसी खेल नीति में गठन किया। एकलव्य क्रीड़ा कोष के कि उनके माध्यम से डाइट पर असर ना उनको पड़े। हाँ। वहाँ उनके डाइट पर असर न पड़े, उनको और बेहतर practice पर। प्रशिक्षण मिल जाए, इस दिशा में गया। 400 से ज्यादा लोगों को हम दे चुके हैं, अभी और देंगे, जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनको दे रहे हैं। मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश से इंडिविजुअल कैटेगरी में मेडल्स देख सकते हैं और खिलाड़ी देख सकते बेहतर करेंगे। हैं। एक चीज बताइए, भारत 2036 में ये उम्मीद कर रहा है, दावा कर रहा है कि हम ओलंपिक की मेजबानी करें। उत्तर प्रदेश ये राह देख रहा है कि हम नेशनल गेम की मेजबानी करें। ये कब होगा? मतलब निश्चित होगा। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसके पहले नेशनल गेम यूनिवर्सिटी हम लोगों ने करा। हाँ। और आपने अब देखा हम फुल फ्लेजेड नेशनल गेम चाह रहे हैं और आप अब आपसे इतना लालच तो किया भी जा सकता आप है। इंतजार करिए, जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी वो भी काम होगा। लेकिन चूंकि इसकी परिस्थितियां ऐसी होती है कि भारत सरकार अलॉट करती है राज्यों हम को। लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में नेशनल गेम का आयोजन हो। इसके लिए हम लोग जरूर बातचीत करेंगे और बातचीत करके जो है यहाँ पे प्रयास करेंगे। और हम लोगों ने यूनिवर्सिटी जो गेम कराई थी वो आपने देखा होगा, बहुत अच्छा। रोइंग के क्षेत्र में हमने गोरखपुर को चुना, बनारस में, यहाँ गाजियाबाद, 4 केंद्रों पर स्थापित करके सारे गेमों को कराने का प्रयास किया और सबने उसकी सराहना किया। एक विषय और आता है, 5-5 स्पोर्ट्स कॉलेज वाला ये राज्य है और इसके स्पोर्ट्स कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है। नहीं, अब तो माननीय मुख्यमंत्री मैं वही जी बोल ने रहा हूँ, कह दिया, हर कमिश्नरी पे बनाए। मैं वही बोल रहा हूँ, अब वो बढ़ेगी। हाँ, आपने घोषणा कर दी, वो अभी जो वर्तमान स्थिति वो 5 स्पोर्ट्स कॉलेज की है। क्या आने वाले समय में? नहीं, 3 तो हमारे संचालित हैं जी, 3 हमारे कंस्ट्रक्शन अंडर में, कंस्ट्रक्शन में तो है। 2 पूरे हो गए, सहारनपुर और फतेहपुर जी, पूरा हो तो गया। चलिए मैं 6 और 2 8 गिन लेता हूँ। नहीं, मेरी बात हाँ। सुनिए पूरा। एक बलिया का भी उतरा है, ठीक। 3 ये बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए। सवाल ये था मेरा कि क्या इन स्पोर्ट्स कॉलेजेस में कोई भी एक ऐसा होगा जो डेडिकेटेड हो सिर्फ महिला खिलाड़ियों के लिए? क्योंकि वो जो प्रेफरेंस, इन सारे स्पोर्ट्स कॉलेजेस में जो आप सीट देखते हैं तो वो अनुपात जो है वो बराबर नहीं दिखाई देता जो उम्मीद की जा रही हो। देखिए क्या है, ये रुचि का सब्जेक्ट होता है, इसकी रुचि होती है वो आते हैं, लेकिन तो क्या जोड़ने के प्रयास हमारा प्रयास होगा। हाँ, हमारा प्रयास होगा कि वो जुड़े। क्योंकि जब आप नीति बनाएंगे तो मुझे लगता है वो आपको ज्यादा उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, पर अगर आज आप ये बोल देंगे कि एक स्पोर्ट्स कॉलेज हम सिर्फ लड़कियों के लिए करेंगे, मुझे लगता है वो उत्साह बढ़ जाएगा। आप गोरखपुर दे सकते हैं ना, गोरखपुर इसका उदाहरण है। तो वहां सब बालिकाएं हैं, सभी गेमों के एक जगह कर दिया, सभी गेमों को वहां कर दिया, उनको घोषित भी कर दीजिए तो होगा ही यार। हाँ, हम संचालन कर रहे हैं तो घोषित क्या, संचालन कर रहे हैं। एक चीज और आती है सर बात, बतौर खेल मंत्री की, और हो सकता है ये पिछले कारण भी हो, कई सारे पद ऐसे रहे जो लंबे समय तक नहीं भरे गए, प्रशासकों के, कोचेस के, अलग अलग लेवल पर। आपके संज्ञान में भी वो जानकारियां, फाइलें, तमाम चीजें आएंगी, इनमें जो भी दिक्कत हो, क्या ये लॉन्ग टर्म दिक्कत है, एक लंबे समय में सुलझने वाली दिक्कत है, या इस पर तेजी से काम हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे यहाँ पदों की कमी थी उसके लिए 266 पदों के लिए उन्होंने घोषणा किया था, जिसमें हम लोगों ने बातचीत करके जो है वित्त विभाग की जो वो थी कि क्रमबद्ध तरीके से किया जाए, तो 100 पदों को हम लोगों ने अधियाचन खींच दिया, जो अधीनस्थ चयन आयोग के परिधि के थे, लोक सेवा आयोग के परिधि के, और जो हमारे खाली पड़े पद जो रिटायर हो गए, जो क्रमिक रूप से खाली होते रहते हैं, उन सब आपको जल्दी ही विज्ञापन दिखाई पड़ेगा। ये जल्दी इंतजार 2027 के लिए तो नहीं है कि जब जब चुनाव पास आए सारे वो नौकरियों के विज्ञापन आने लगता है? मैं जल्दी करने वाला हूँ। नहीं, अब अगला जल्दी तो वही दिखाई देता है ना, जल्दी हम लोग उसकी प्रक्रिया कर रहे हैं साहब, और जल्दी ही आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन कोई अभाव न हो, इसके लिए हमने आउटसोर्सिंग से भी कोचेज उपलब्ध कराने का काम किया है कि किसी भी प्रकार का किसी भी स्टेडियम में कोई भी अभाव पड़े, और उसके लिए हम आउटसोर्सिंग से उनको कोचेज उपलब्ध कराते हैं। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से भारत सरकार भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 खेल के माध्यम से कोचेज उपलब्ध कराती है। एक कोच भारत सरकार भी देती है, हर जिले में देती है, और भारत सरकार तो यहाँ तक एक अगर कोई स्कूल कॉलेज बढ़िया काम करता है तो उसको कोचेज उपलब्ध कराते हैं, तो कोचेज की कोई अभाव नहीं आएगा आने वाले दिन। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जहां से मैंने बात शुरू की थी एक अखाड़े के किस्से से, गिरीश जी का पसंदीदा खेल कौन सा है? खेले तो आपने कई सारे, खेले देखिए, चूंकि मैं राजनीति का खेल खेला ही जा रहा है रोज रोज। साइंस का विद्यार्थी था, तो जब समय मिलता था तो कभी हम
क्रिकेट भी खेल लेते थे, बैडमिंटन भी खेल लेते थे और कबड्डी भी खेल लेते थे, कुश्ती का भी हम नहीं, लोग। ये बड़े राज की बात होगी ना कि खेल मंत्री कौन सा खेल खेलना पसंद नहीं तो करेंगे? हम एक चुनना हो तो, लोग खेल लेते थे कोई भी। अगर एक चुनना हो तो एक चुनना हो तो बैडमिंटन खेल सकते हैं बैडमिंटन। अभी। और वो जो अखाड़े की चुनौती अपने समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक को दी थी, वो अखाड़ा वो तो लड़ना चाहेंगे तो हम उसके तैयार है आज भी तैयार है। इसी वाक्य पर इस पूरी बातचीत को खत्म करता हूं कि इस मुस्कुराहट के साथ उस हर चुनौती के लिए तैयार गिरीशन यादव जी, आपने अमर उजाला को अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि ढेर सारे काम आपने किए हैं, लेकिन बतौर पत्रकार या बतौर एक ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में रह रहा हो, अपेक्षाएं भी आपसे बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि एक चीज मैं आपको आप थोड़ा अच्छे खिलाड़ी देंगे, हम अच्छे राष्ट्रगान को सुनते रहेंगे। वो 52 सेकंड जब कहीं बजते हैं ना तो बहुत गर्व होता है सर। एक मैं आपको यहाँ रुकना चाहता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जब सरकार में आए थे हम लोगों ने सर्वे कराया। सर्वे किया कि कौन जिला छूटा है जहाँ खेल नहीं। कौन सा निकला? 4 जिले निकले। मुझे उम्मीद है कि इसमें एक नाम जो आने वाला है जिसको बताने में बड़ा मजा आएगा। हाँ। बता देता हूँ, हापुड़, शामली, चंदौली और संभल। संभल ये उस गढ़ की बात कर रहे हैं? हाँ, उस गढ़ की बात कर रहे हैं साहब, जहाँ के लोग इस बात मुझे पता नहीं कि उम्मीद थी कि वो नाम होगा, इसलिए जवाब आ रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग 18 करोड़ से ज्यादा रुपए संभल के लिए दिया। पर आप तो एक आरोप को झुटला भी दे रहे हैं, हम लोग बोलते थे सब घर पर हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का खेलों के प्रति उनका भाव और खेलों से कैसे अपने युवा को, नौजवान को, छात्रों को जोड़ना चाहते हैं, उनके समर्पण का भाव मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये तय कर दिया कि हर विकास खंड स्तर हमारा जो युवा कल्याण विभाग है, हम ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई करेंगे। जितने भी प्रस्ताव आते जा रहे हैं हम उतने पर पैसे अवमुक्त करते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। जहां भी जमीन उपलब्ध हो जा रही, क्योंकि जमीन थोड़ा ज्यादा चाहती है, आप जानते ही, खेल के लिए जो है 3 एकड़ से ज्यादा हो, 5 एकड़ लगभग हो, तो वो नहीं होगा तो हमें लोग लिखेंगे कि बेहतर स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम नहीं है, तो वो उसकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रस्ताव मांग रहे हैं। जैसे जैसे प्रस्ताव आता जा रहा है हम दे रहे हैं। संभल की अब क्या स्थिति? बड़ा निर्णय है। अब संभल की क्या स्थिति बन रहा है, बहुत तेजी के साथ बन रहा है। तो मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि ये बड़ा निर्णय, ये 826 विकास खंडों में बनवाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का वो बहुत ऐतिहासिक है। ये दिखाता है कि खिलाड़ी के प्रति क्या समर्पण है, क्या भाव है, कैसे खेलों में आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी, इस पूरी बातचीत के लिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जिम्मेदारियां और उपलब्धियां बहुत हैं, लेकिन अपेक्षाएं भी बहुत हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश इस देश के तमाम पैरामीटर्स पे, तमाम नक्शों में अगर नंबर 1 बन रहा है, तो खेल खिलाड़ियों के मामले में भी वो ऐसे ही नंबर 1 बनकर निकले। अमर उजाला को अपना वक्त देने के लिए गिरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।